हेलो गाइस, माय नेम इज़ भावना सिंह। हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 डिमांड। हमने लास्ट लेक्चर में डिमांड के बारे में पढ़ा, उसका मतलब जाना, क्या होता है, क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं डिमांड के, और मार्केट डिमांड के क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं, और क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या मतलब होता है, ये जाना था। आज की क्लास में हम जानेंगे डिमांड फंक्शन क्या होता है, डिमांड स्केड्यूल क्या होता है, और डिमांड कर्व कैसे बनाया जाता है। सो डिमांड फंक्शन के बारे में अगर हम पढ़ें तो डिमांड फंक्शन क्या शो करता है। डिमांड फंक्शन जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कुछ डिटर्मिनेंट्स थे, कुछ फैक्टर्स थे जो हमारे डिमांड्स को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। अब हमने पढ़ा था कि इंडिविजुअल डिमांड को और मार्केट डिमांड को कुछ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे थे। पहला फैक्टर था प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। सेकंड था, हमने कहा था प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। थर्ड फैक्टर था इनकम ऑफ द कंज्यूमर। फोर्थ फैक्टर था टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। फिफ्थ फैक्टर था एक्सपेक्टेशंस। ऑफ चेंज इन द प्राइस इन द फ्यूचर। ये इंडिविजुअल डिमांड को इफ़ेक्ट कर रहे थे, और मार्केट डिमांड को इंडिविजुअल डिमांड के तो इफ़ेक्ट करते ही हैं फैक्टर, साथ साथ कुछ और 3 फैक्टर्स इफ़ेक्ट कर रहे थे। पहला फैक्टर हमने कहा था कि ये तो 5 थे ही, इसके अलावा 6th फैक्टर, मतलब यहाँ पे मार्केट डिमांड को ही इफ़ेक्ट करेगा, इंडिविजुअल को नहीं करेंगे। मार्केट डिमांड को क्या था, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। सेवेंथ था हमारे पास सीजन्स एंड वेदर। एंड 8 था हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इन्हीं को अगर आपको क्या कहते हैं, इनको अगर मैं डिपिक्ट करूं, कैसे डिपिक्ट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी को मैंने लिखा प्राइस ऑफ एक्स, एक हमने गुड एक्स ले लिया, प्राइस ऑफ एक्स। रिलेटेड गुड्स को हमने ले लिया प्राइस ऑफ आर, यानी कि रिलेटेड गुड्स का प्राइस। इनकम को हम वाई लेते हैं इकोनॉमिक्स में। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को टी से डिनोट कर दिया हमने। फ्यूचर प्राइस को हमने एफ से कर दिया, फ्यूचर प्राइस लिया है क्योंकि। एंड साइज एंड कंपोजिशन को हमने ऑफ पॉपुलेशन का साइज है तो पॉपुलेशन का साइज एंड कंपोजिशन पी ओ से डिनोट कर दिया। एंड सीज़न एंड वेदर के लिए हमने एस से डिनोट कर दिया। एंड ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन को हमने डी से डिनोट कर दिया। अब ये हमने डिनोशंस क्यों लिखी हैं, ये इस क्लास के लेक्चर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो हम स्टार्ट करते हैं। डिमांड फंक्शन मैं कह रही थी, तो डिमांड फंक्शन हमें क्या शो करता है। डिमांड फंक्शन शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। इसका मतलब कितनी क्वांटिटी हमने डिमांड करी है उसके बीच में, और जो उस डिमांड को फैक्टर्स इफ़ेक्ट कर रहे हैं, यानी ये सारे जो फैक्टर्स कर रहे हैं इन्फ्लुएंस, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, वही चीज़ डिमांड फंक्शन डिपिक्ट करता है। नाउ डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन अगर हम देखें
तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को हम रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप, जहाँ पे भी फंक्शन यूज़ हो जाता है तो आपको पता ही होगा, यानी डिमांड फॉर द कमोडिटी को अगर हम डी एक्स की तरह डिनोट करें तो फंक्शन में आपको पता होगा, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो है डिमांड, प्राइस इज द फंक्शन ऑफ डिमांड। तो फंक्शन में हम इस तरह से लिखते हैं, फंक्शन एफ पहले लिखते हैं, तो फंक्शनल रिलेशनशिप ही डिटरमाइन करता है। तो अगर इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन अगर हम देखें, इंडिविजुअल का डिमांड फंक्शन देखें तो क्या होगा, इंडिविजुअल का डिमांड फंक्शन को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, यानी dx को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, वो है एक फंक्शनल रिलेशनशिप। क्या है, फंक्शनल रिलेशनशिप इन सारे फैक्टर्स की, यानी ये सारे फैक्टर्स ही डिटरमाइन करते हैं हमारी इंडिविजुअल डिमांड को। तो यानी इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ आर, एक्स है ये आर है, आप समझ गए होंगे, आर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड फ्यूचर प्राइसेस, इसको इस तरह से डिमांड। तो ये क्या है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को हमने इस तरह से डिपिक्ट किया। अब इसी चीज़ को अगर मार्केट डिमांड फंक्शन को कैसे डिपिक्ट किया जाएगा, मार्केट डिमांड फंक्शन को कैसे डिपिक्ट किया जाएगा, इसके अंदर भी मान लो हमने dx से मार्केट डिमांड ऑफ द कमोडिटी देखी, तो dx से हम क्या डिपिक्ट करेंगे, इट मार्केट डिमांड फंक्शन का क्या मतलब होता है, इट रेफर्स टू द मार्केट डिमांड फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शनल रिलेशनशिप है किस किस चीज़ के, बिटवीन द मार्केट डिमांड, एक तो मार्केट डिमांड के बीच में रिलेशनशिप आ रही है, रिलेशनशिप मतलब इक्वल टू आ रहा है बिटवीन द मार्केट डिमांड एंड द फैक्टर्स जो मार्केट डिमांड को इफेक्ट कर रहे हैं। मार्केट डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे थे, ये 8 के 8 फैक्टर्स मार्केट डिमांड को इफेक्ट कर रहे थे। सो प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ आर, वाई टेस्ट, फ्यूचर प्राइसेस, PO, साथ में S सीजन्स एंड वेदर्स एंड डिमांड, ये 8 के 8 फैक्टर्स इस चीज़ को इफेक्ट कर रहे थे। तो ये हमने डिमांड फंक्शन पढ़ लिया। अब इसी केस में अगर हम डिमांड स्केड्यूल देखें, डिमांड स्केड्यूल मैंने आपको कहा था स्केड्यूल क्या होता है, स्केड्यूल मैंने आपको बताया था एक टैबुलर स्टेटमेंट होती है, टेबल बनता है स्केड्यूल, जहाँ पे भी इकोनॉमिक्स में स्केड्यूल वर्ड यूज़ होगा वहाँ पे टेबल बनेगा और उस टेबल में क्या शो होगा, उसमें अलग अलग क्वांटिटी बताई जाएंगी, कितनी डिमांड करी है और अलग अलग प्राइस पर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम किस प्राइस पर क्या क्वांटिटी डिमांड करी है, यही डिमांड स्केड्यूल बताता है। अलग अलग प्राइसेस पर क्या डिमांड करा गया है, यानी अलग अलग प्राइसेस के लेवल पर कितनी क्वांटिटी डिमांड की हुई है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यही बताता है डिमांड स्केड्यूल। क्या बताता है, डिमांड स्केड्यूल। अब डिमांड स्केड्यूल भी क्या क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं, इंडिविजुअल हो सकते हैं, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल हो सकता है और मार्केट डिमांड स्केड्यूल हो सकता है। इसको भी अगर हम देखें तो क्या मैंने आपको बताया, इंडिविजुअल का अलग डिमांड स्केड्यूल हो सकता है, एंड मार्केट का अलग डिमांड स्केड्यूल हो सकता है। अगर हम इंडिविजुअल के डिमांड स्केड्यूल को देखें, इसको इंडिविजुअल के डिमांड स्केड्यूल को देखें तो हमें क्या समझ आएगा, डिमांड स्केड्यूल इंडिविजुअल का ये रेफ़र करता है कि एक टेबल बनाई जाए, यानी
टैबुलर स्टेटमेंट हो, किस चीज़ की टैबुलर स्टेटमेंट हो, टैबुलर स्टेटमेंट हो जिसके अंदर अलग अलग क्वांटिटीज़ बताई जाएं। क्या बताई जाए? अलग अलग क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी बताई जाए जो कंज्यूमर विलिंग टू बाय है एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइस, अलग अलग प्राइस के लेवल्स पर। यानी इधर अगर प्राइस देखें इन रुपीज़ और इधर क्वांटिटी डिमांडेड देखें ऑफ गुड एक्स की अगर क्वांटिटी डिमांडेड देखें, यानी 5 रुपये पे अगर हम एक गुड एक्स खरीद सकते हैं, 5 रुपये का प्राइस है अगर, तो हमने एक खरीद लिया। अगर प्राइस कम हो गया, मान लो वही गुड 4 रुपये का हो गया, तो अब हम ऑब्वियसली कोई चीज़ सस्ती हो रही है तो हम उसको ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो 2 डिमांड करने लग गए। अब यहीं पर 3 प्राइस हो गया तो हमने कहा यार प्राइस तो और कम हो गया और ख़रीद लेते हैं। 4 हमने डिमांड कर लिया, प्राइस तो और कम हो गया, तो हम यहाँ पर 3 है तो हमने सोच लिया कि मान लो 3 खरीद लेते हैं, तो और प्राइस कम हो गया तो हम 4 खरीद लेते हैं, और प्राइस कम हो गया तो हम 5 खरीद लेते हैं। सिमिलरली प्राइस जब जब कम होगा क्वांटिटी बढ़ती रहेगी, यानी क्या हो रहा है, प्राइस अगर कम हो रहा है तो क्वांटिटी हमारी बढ़ रही है। यही तो मैंने आपको डिमांड फंक्शन बताया था। तो ये क्या है, ये इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल है। ये क्या है, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल है। तो डिमांड स्केड्यूल रिलेशनशिप बताता है दो चीज़ों के अंदर, प्राइस के अंदर और क्वांटिटी के अंदर। ये बताता है कि कैसे मोर इज़ डिमांडेड, कैसे हम ज़्यादा डिमांड करते हैं एट लोअर प्राइसेस, यानी लोअर प्राइसेस पे ज़्यादा डिमांड करते हैं और हायर प्राइसेस पे लोअर डिमांड करी जाती है। तो यही इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल बताता है। और मार्केट डिमांड स्केड्यूल क्या होगा? मार्केट डिमांड स्केड्यूल मैंने आपको बताया था, ये भी एक टैबुलर स्टेटमेंट होगी जो शो तो करेगी वेरियस क्वांटिटीज़ क्या होंगी कमोडिटी की जो कंज्यूमर्स बाय करना चाह रहे हैं अलग अलग प्राइस के लेवल पे। लेकिन यहाँ पे तो एक ही कंज्यूमर था, यहाँ पे और ज़्यादा कंज्यूमर्स आ जाएंगे और ज़्यादा लोग ऐड हो जाएंगे। और ज़्यादा लोग का मतलब हो जाता है क्योंकि मार्केट है, एक नहीं, यहाँ मार्केट के अंदर तो 2-3 लोग एक साथ। तो मार्केट का डिमांड कर्व क्या होता है? डिमांड ऑफ मार्केट तो होता है डिमांड ऑफ ए हाउस होल्ड, डिमांड ऑफ बी हाउस होल्ड एंड सो ऑन। जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उन सब की डिमांड को मिलाकर बनता है। तो इसका डिमांड स्केड्यूल किस तरह से बनेगा? इसका डिमांड स्केड्यूल इस तरह से बनेगा। मान लो हमारा यहाँ पे प्राइस है, ये है इन रुपीज़ 5, 4, 3, 2, 1। और यहीं पे अगर हमने मार्केट डिमांड यहाँ पर ले लिया है, मार्केट डिमांड, तो यहाँ पे हमने इंडिविजुअल डिमांड्स ले ली हैं। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा हो, इन केस नहीं दिख रहा तो मैं, हाँ जी, ये है इंडिविजुअल डिमांड्स। इंडिविजुअल डिमांड यूनिट्स में ले रहे हैं हम। अगर यहाँ पे हाउस होल्ड ए ले लिया, यहाँ पे हाउस होल्ड बी ले लिया, अलग अलग का इन यूनिट्स में देख रहे हैं हम कितनी डिमांड आ रही है। ये है इन यूनिट्स। और मार्केट डिमांड तो ऑब्वियसली हमारी यूनिट्स में ही देखेंगे हम अगर इंडिविजुअल्स को। अब हमने देखा हाउस होल्ड ए की क्या डिमांड चल रही है। इसने 5 प्राइस पर एक गुड खरीदा, और प्राइस कम हुआ तो 2 गुड खरीदे, और प्राइस कम हुआ तो 3 गुड खरीदे, और प्राइस कम हुआ तो 4, और यहाँ पे 5, यानी सेम हाउस होल्ड को हमने उठा के यहाँ पे रख दिया। नाउ सेकंड जो हाउस होल्ड बी है, इसको अगर हम देखें, हमने देखा कि 5 रुपये पे अगर एक क्वांटिटी 5 रुपये की है तो बंदे ने 2 गुड्स खरीद लिए। अगर 4 रुपये हो गई तो उसने 3 खरीद लिए।
₹3 हो गई तो 4 खरीद लिए, मतलब यहाँ पे भी उसने यही हो रहा है, क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है, प्राइस कम होता जा रहा है, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। यही तो डिमांड का रूल होता है, यही तो लॉ ऑफ डिमांड होता है कि प्राइस कम होता रहेगा और क्वांटिटी बढ़ती रहेगी। तो मार्केट डिमांड क्या होती है, मैंने आपको बताया था, मार्केट डिमांड सारी डिमांड्स कर्व जितने भी होंगे इंडिविजुअल सबको क्लब कर दिया जाएगा, यानी इस हाउस होल्ड की ए की और बी की दोनों की डिमांड कर्व को 1+2 हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 3, 2+3 विच इज़ इक्वल्स टू 5, एंड यहाँ पे 7, यहाँ पे 9 एंड यहाँ पे 11। ये ही मार्केट डिमांड होगी। और इसी चीज़ को, इस टैबुलर रिप्रेजेंटेशन को क्या कहेंगे, ये मार्केट डिमांड स्केड्यूल होगा। और यहाँ पे आपने देख लिया कि ये इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल हो गया, ये मार्केट डिमांड स्केड्यूल हो गया। आपने इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन देख लिया, आपने मार्केट डिमांड फंक्शन देख लिया, आपने इंडिविजुअल डिमांड देख लिया किन किन फैक्टर्स पे होती है, मार्केट डिमांड देख लिया किन किन फैक्टर्स पे होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि डिमांड कर्व कैसे देखेंगे हम, डिमांड कर्व क्या होता है एग्जैक्टली। सो डिमांड कर्व जो है प्लस जो डिमांड कर्व है हमारी वो होती क्या है, डिमांड कर्व ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है डिमांड स्केड्यूल का। जो अभी हमने डिमांड स्केड्यूल बनाया उसी चीज़ को हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करें। तो यानी ये जो लोकस ऑफ पॉइंट्स थे हमारे, कौन कौन, ये जो लोकस ऑफ पॉइंट थे यानी 5 प्राइस पे 1 क्वांटिटी, 4 प्राइस पे 2 क्वांटिटी, ये जो लोकस ऑफ पॉइंट थे, जो ग्रुप ऑफ पॉइंट्स थे, इनको या फिर इनको हम अगर जब इन सब चीज़ों को अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा डिमांड कर्व बनकर आ जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों को अगर हम क्या कहते हैं, डिमांड कर्व क्या होता है, इट इज़ द लोकस ऑफ द पॉइंट्स जो शो करता है अलग अलग क्वांटिटीज़, क्या करता है, जो शो करता है अलग अलग क्वांटिटीज़ ऑफ अ कमोडिटी जो एक कंज्यूमर बाय कर सकता है, विलिंग है बाय करने के, एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये तो मैंने आपको बताया था, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम तो होना ही है। तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, डिमांड कर सकते हैं। और हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि बाकी चीज़ों में यानी बाकी फैक्टर्स में, तो प्राइस ले लिया हमने, क्वांटिटी ले लिया, एज्यूम करके चल रहे हैं बाकी फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो डिमांड कर्व क्या शो करता है, डिमांड कर्व शो करता है एक इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन किस चीज़ के बीच में, बिटवीन द क्वांटिटी QTY क्वांटिटी डिमांडेड with its price keeping the other factors constant। अदर फैक्टर्स को हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बाकियों में भी चेंज हो जा रहा है, बाकियों में चेंज होगा तो डिमांड कर्व भी हमारा उल्टा सीधा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा पूरी तरह से। सो हमने अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हुए हमने बताया कि इनवर्स रिलेशनशिप है क्वांटिटी डिमांड में और प्राइस में, जो उस कमोडिटी का प्राइस है इनके बीच में। ऑल्सो अगर इन्हीं सब कमोडिटीज़ को अगर हम प्लॉट करेंगे हर कॉम्बिनेशन को उस स्केड्यूल के, तो हमें एक ग्राफ आ जाएगा। लाइक डिमांड स्केड्यूल्स की तरह ही डिमांड कर्व को भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, इंडिविजुअल बायर की भी अलग से और एंटायर मार्केट की भी अलग से। तो डिमांड कर्व भी हमारी क्या हो सकती है, 2 तरह की हो सकती हैं, यानी एक तो हमारी हो जाएगी इंडिविजुअल डिमांड कर्व, एक हमारी हो जाएगी मार्केट डिमांड कर्व।
नाउ हमने देखा कि चलो इंडिविजुअल डिमांड कर्व को बनाया जाए। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल का, और ये क्या है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मार्केट डिमांड स्केड्यूल का। मेरी राइटिंग को प्लीज़ एक्सक्यूज़ करना, मैं बहुत अच्छी सुंदर राइटिंग नहीं है मेरी कोई। सो अगर इसी चीज़ में अगर हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व को बनाएं तो हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो इसमें क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा डिमांड कर्व्स जब भी बनते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी एक्स एक्सिस पे होती है और प्राइस जो होता है हमारा वाई एक्सिस पे होता है। ये क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स होती है और प्राइस हमारा इन रुपीस होता है। सो आपने ये देखा। सिमिलरली यहीं पर अगर मार्केट डिमांड कर्व बनाएंगे तो भी इसी तरह से होगा। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड होगा, यहाँ पे प्राइस होगा। नाउ अब हमने देखा कि हम ये सारे पॉइंट्स को, जो यहाँ पे हमने पॉइंट्स देखे थे, इन सब को हम वहाँ पे प्लॉट करना चाह रहे हैं। यानी इसको अगर हम नाम दे दें, क्या नाम दे दें कि मान लो PQRST दे दें या कुछ भी नाम दे दें, तो इसको हम PQRST नाम दे देते हैं। एक क्वांटिटी पे 5 है तो ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया, ये T हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी PQRST। अगर इन्हीं चीज़ को हम अगर यहाँ पर प्लॉट करेंगे, यानी 5 क्वांटिटी, हमने क्या स्केड्यूल बनाया था, मैं आपको यहाँ पे एक रफ स्केड्यूल जल्दी से बना के दे देती हूँ। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस वाज 5 4 3 2 1 and quantity 1 2 3 4 and 5 which is PQRST। सिमिलरली अगर यहाँ पे स्केड्यूल देखें, ये हमारा स्केड्यूल है और हमने देखा प्राइस, ए का हाउस होल्ड, बी का हाउस होल्ड, ये इंडिविजुअल डिमांड, यही है सेम चीज़। वही जो ग्राफ हमने पहले बनाया था वो यहाँ पे मैं रफ स्केच बना रही हूँ ताकि हम यहाँ पे प्लॉट कर सकें जल्दी जल्दी। सो PQRST which is 5 4 3 2 1 1 2 3 4 2 3 3। इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे ग्राफ्स में प्लॉट करें, अगर इंडिविजुअल डिमांड कर्व बना रहे हैं तो हमने 5 यूनिट ले ली क्वांटिटी डिमांडेड की, यानी क्वांटिटी डिमांडेड हमारा 5 यूनिट है, 1 2 3 4 5। फर्स्ट यूनिट पे प्राइस जो है हमारा कितना आ रहा है, फर्स्ट क्वांटिटी डिमांडेड पे प्राइस 5 रुपये है। 1 पे 5 रुपये का प्राइस आ गया, 2 पे 4 रुपये का प्राइस आ गया, 3 पे 3 रुपये का प्राइस आ गया, 4 पे 2 रुपये का प्राइस आ गया, 4 क्वांटिटी पे, और 5th क्वांटिटी पे 1 रुपये का प्राइस आ गया। अब इसी लाइन को अगर हम जोड़ें, अगर इन पॉइंट्स को अगर हम जोड़ें तो इस तरह का डिमांड कर्व हमारा बनकर आ गया, इस तरह का एक कर्व बनकर आ गया। और इसी कर्व को हम क्या कहेंगे, इसी कर्व को हम डिमांड कर्व कहेंगे। क्या कहेंगे? इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहेंगे, IDC कहेंगे। IDC क्या है? इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। सो ये तो हमने इंडिविजुअल एक ही हाउस होल्ड का बनाया। अगर यहाँ पे हमने दोनों हाउस होल्ड के बनाए, यानी प्राइस हमने वन टू थ्री सिक्स तक है ना ये। तो अगर हमने देखा कि ये है इन यूनिट्स, ये क्वांटिटी डिमांडेड है,
तो प्राइस अगर 5th प्राइस पर, एक प्राइस पर 5 यूनिट है ए की, एक प्राइस पर 5 यूनिट है ए की, एक पर 5, तो एक तो वही बनेगा 1 2 3 4 5, यानी 5 पर बनेगा एक पॉइंट, देन 4 पर बनेगा दूसरा पॉइंट, देन 3 पर तीसरा पॉइंट बनेगा, 2 पर दूसरा पॉइंट बनेगा, एक डिमांड कर। तो हमारा यही आ गया, यानी ये ए हाउस होल्ड का डिमांड कर्व आ गया हमारा डायरेक्ट। ये किसका डिमांड कर्व आ गया? ये ए हाउस होल्ड का डिमांड कर्व। अगर हम बी का देखें तो यानी प्राइस की 5th यूनिट पर, प्राइस की 5th यूनिट पर बी कितना है? प्राइस की 5th यूनिट पर हमारा बी है 2 यूनिट, प्राइस के 5th पर, यानी इस तरह से डायरेक्ट ही यहाँ पर आ गया। एंड प्राइस के 4th यूनिट पर 3 यूनिट, प्राइस अगर 3 रुपये का है तो 4 यूनिट, प्राइस अगर 3 रुपये का है तो 4 यूनिट, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पर 4 रुपये का है, तो प्राइस अगर 2 रुपये का है तो 5 यूनिट, प्राइस अगर 2 रुपये का है तो कितनी यूनिट? 5 यूनिट, प्राइस अगर 1 रुपये का है तो 6 यूनिट। तो ये भी क्या होगा? ये भी इस तरह से बन रहा है। नाउ अगर हम देखें मार्केट डिमांड, प्राइस अगर 5 रुपये का है तो 3 यूनिट, 5 पे डायरेक्ट 3 यूनिट, एक यहाँ आ गया पॉइंट। प्राइस अगर 4 रुपये का है तो 5 यूनिट, एक यहाँ आ गया पॉइंट। सिमिलरली प्राइस अगर 3 का है तो 7 यूनिट, ये लॉन्गर जाएगा, यानी इस तरह का डिमांड स्केड्यूल बनेगा। किस तरह का बनेगा? एक तो हमारा इस तरह से बन गया है, टू 4 6 8 10 12, इसी चीज़ को अगर मैं देखूं कि यहाँ पे प्राइस अगर 5 रुपये का है तो 3 यूनिट, प्राइस 5 रुपये का है तो 2 और यहाँ पे इनके बीच में आएगा एक पॉइंट। प्राइस अगर 4 का है तो 5 यूनिट, 4 का है तो 5 यूनिट यहाँ पर आएगा ऑलमोस्ट इनके बीच में। प्राइस अगर 7 का है, प्राइस अगर 3 का है तो 7 यूनिट, प्राइस 3 का है तो 7 यूनिट, प्राइस अगर 2 का है तो 9 यूनिट, प्राइस अगर 1 का है तो 11 यूनिट, यानी ये इस तरह से बनेगा। अब देखेंगे कि हमारा डिमांड, और ये किस तरह से बनेंगे? ये 5 पे 1 है, देन 1 है, 5 पे 1 है, देन 4 पे 2 है, देन ये 3 है, ये देन 4 है, देन 1 पे 5 है, ऑलमोस्ट इस तरह का। तो ये ए का डिमांड कर्व हो गया, और बी का डिमांड कर्व भी ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ देखिए तो इसी तरह से आएगा, यानी कि इस तरह से आएगा बी का डिमांड कर्व। अगर बी का भी डिमांड कर्व ये है, ए का डिमांड कर्व ये है, और मार्केट का डिमांड कर्व ये है, तो आप ये कंक्लूड कर रहे हैं। क्या कंक्लूड कर रहे हैं? आपको ये समझ आ रहा है कि डिमांड ऑफ मार्केट इज फ्लैटर। क्या है? फ्लैटर देन डिमांड ऑफ ए एंड डिमांड ऑफ बी। डिमांड ऑफ मार्केट क्या है? फ्लैट है ज़्यादा डिमांड ऑफ ए और डिमांड ऑफ बी से। ये आप हमेशा याद रखिएगा, डिमांड ऑफ मार्केट हमेशा फ्लैटर मतलब इस तरह का सीधा। पेन अगर मैं रख दूँ तो ये फ्लैट रख दिया गया, तो डिमांड ऑफ मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट होती है। फ्लैटर मतलब
इस चीज़ को फ्लैट कहते हैं, इस चीज़ को स्टीप कहा जाता है। तो डिमांड ये तो बिल्कुल ही फ्लैट है, परफेक्ट फ्लैट जिसे कहते हैं। ये स्टीप चीज़ होती है, ये फ्लैट चीज़ होती है। तो आप याद रखिएगा, डिमांड ऑफ मार्केट क्या होगी, हमारी फ्लैटर होगी। किससे? इन दोनों की डिमांड से ज़्यादा फ्लैटर होगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे प्राइस चेंज होता है, जैसे जैसे प्राइस चेंज होता है, वैसे वैसे जो प्रोपोर्शनेट चेंज होता है मार्केट की डिमांड में, वो ज़्यादा होता है। मार्केट की डिमांड में प्रोपोर्शनेट चेंज ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि उसमें सारी इंडिविजुअल डिमांड्स मिक्स होती हैं। मार्केट की डिमांड में प्रोपोर्शनेट चेंज ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसमें इंडिविजुअल की डिमांड्स मिक्स होती हैं। सो मार्केट डिमांड का कर्व इज़ फ्लैटर देन द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इट इज़ बिकॉज एज प्राइस चेंजेस, जैसे जैसे प्राइस चेंज होता है तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन मार्केट डिमांड इज मोर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट की डिमांड का प्रोपोर्शनेट चेंज ज़्यादा होता है इंडिविजुअल की डिमांड से, क्योंकि उसके अंदर दूसरे वाले हाउस होल्ड की भी मिक्स होती है, इसीलिए वो प्रोपोर्शनेट चेंज ज़्यादा होगा। सो गाइज, यहीं पे मैं आज का लेक्चर कंक्लूड करती हूँ। आज हमने सीखा, आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया कि इंडिविजुअल डिमांड जो होती है उसको जो जो फैक्टर्स क्या क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, और मार्केट फैक्टर्स को इंडिविजुअल के तो करते ही हैं, साथ में 3 और एक्स्ट्रा फैक्टर्स करते हैं। अब इसी चीज़ से हमने डिमांड फंक्शन निकाला। डिमांड फंक्शन क्या होती है? फंक्शनल रिलेशनशिप होती है बिटवीन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी, जो डिमांड है कमोडिटी की, और जो फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल मार्केट की क्या होती है? जो मार्केट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, यानी इंडिविजुअल के तो कर ही रहे हैं, साथ में 3 और कर रहे हैं। तो और इसके बाद हमने पढ़ा डिमांड स्केड्यूल क्या होता है। डिमांड स्केड्यूल इंडिविजुअल डिमांड का अलग बनता है, मार्केट डिमांड का अलग बनता है। डिमांड स्केड्यूल के बाद हमने देखा डिमांड स्केड्यूल से डिमांड कर्व कैसे बनाया जाता है। डिमांड कर्व के अंदर क्या होता है? एक नेगेटिव रिलेशनशिप होती है। जैसे जैसे हमारा प्राइस कम होता रहता है, हमारी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। प्राइस कम हो रहा है, प्राइस कम होने से हमारी क्वांटिटी बढ़ रही है, या कहूँ प्राइस बढ़ने से जितना हम प्राइस ऊपर जा रहे हैं उतनी हमारी क्वांटिटी डाउन हो जा रही है। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डाउन होगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी। प्राइस यहाँ से यहाँ गया, क्वांटिटी यहाँ से यहाँ गई। अगर मैं कहूँ कि क्वांटिटी हमारी कम हो रही है तो प्राइस हमारा यहाँ से ऊपर चला गया, बढ़ रहा है। तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप को शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? इन्वर्स रिलेशनशिप को शो कर रहा है। और ये ही लॉ ऑफ डिमांड होता है। यही क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड होता है। तो आपको इंडिविजुअल मार्केट डिमांड कर्व बनाना आ गया, मार्केट डिमांड कर्व बनाना है, आपको पता लग गया। मार्केट का डिमांड कर्व फ्लैटर होता है इंडिविजुअल से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्केट के डिमांड का प्रोपोर्शनेट चेंज ज़्यादा होता है इंडिविजुअल के डिमांड के कर्व से। थैंक यू गाइज, हेयर आई कंक्लूड माई लेक्चर। प्लीज़ टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। Thank you so much.